चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा डे 6। ओके, आज हम पढ़ेंगे बस अवध के बारे में। सर अवध इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, अवध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा कीड़े मकोड़े देख रहे होंगे चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब शायद अच्छा दिख रहा होगा। अवध के नवाब। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तो उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, मतलब जो आज का लखनऊ, फैजाबाद और बहराइच वाला इलाका है, वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। किसने किया? सादत खान बुरहान उल मुल्क 1722 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्य स्वतंत्र से घोषित कर दिया। तब उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला। इन्होंने एक्चुअली अवध का सूबेदार बनाया था सादत खान को। सो सादत खान ने कहा कि अरे रंगीला तो किसी काम का नहीं है रे बाबा, चलो ऐसा करते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। और उन्होंने अपनी पहली राजधानी, प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद मतलब अयोध्या को बनाया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में, तो सादत खान ने 20 करोड़ रुपए की तो सादत खान से 20 करोड़ रुपए की मांग की थी। तो अपमान और डर के कारण सादत खान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। देखा आपने? 1722 में इन्होंने अपना अवध बनाया और 1739 में जब दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो अपमान और भय के कारण इन्होंने क्या किया? जहर खा लिया और सुसाइड कर लिया। एक कहानी ऐसी भी है। सफदरजंग अबुल मंसूर खान, सादत खान के बाद यह नवाब बना सफदरजंग। अभी दिल्ली में एक ऐसा प्लेस भी है ऐसे। मुगल सम्राट ने इसे अपना वजीर भी बना दिया, इसलिए इसके बाद के सभी शासक नवाब वजीर कहलाए। सफदरजंग का प्रसिद्ध मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सफदरजंग एक जगह का नाम है। तो सफदरजंग एक्चुअली एक इंसान था जो सादत खान के बाद अवध पे राज किया था, जिसने अवध का नवाब बना था। अब चलते हैं भाग 2, शुजा-उद-दौला। एक्चुअली ऐसे ही अवध में चलता रहा सफदरजंग, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब बात आती है शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों की एंट्री। ओके, टाइम था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। शुजा-उद-दौला ने बंगाल के मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध लड़ा और तीनों हार गए। ये एक ऐसा कहानी है कि एक दोस्त की लड़ाई चल रही थी दूसरे से। दो ने कहा कि अरे मैं भी आता हूँ, मेरा मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, और तीनों के तीनों हार गए। अब पहले तो ये पिट था, अब ये तीनों पिटे। तो वो काम इन तीनों का हुआ, बंगाल का मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम और अवध का शुजा-उद-दौला। ठीक है, तीनों पिटे। चलिए, अब पिटने के बाद जाहिर सी बात है कुछ तो होगा ना। इलाहाबाद की संधि हुई। किसकी संधि? इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच हुई। अब शर्त ये थी कि शुजा-उद-दौला को युद्ध के हर जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और कड़ा तथा मानिकपुर, याद है कड़ा तथा मानिकपुर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, इसी का ही था गवर्नर। प्रयागराज के जिले अवध से निकालकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। कड़ा तथा मानिकपुर अवध में आते थे, वो किसे दे दिए गए? मुगल सम्राट को। इसी नवाब ने फैजाबाद में गुलाब बाड़ी अपनी बेगम का मकबरा, गुलाब बाड़ी अपनी बेगम का मकबरा बनवाया था। किसने? शुजा-उद-दौला ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आसफ-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, आसफ-उद-दौला, ये लखनऊ का वास्तुकार था। आसफ-उद-दौला के काल को अवध की कला और वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या किया? देखते हैं। आसफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ कर दी। मैंने आपको बताया था कि अपनी राजधानी अयोध्या बनाई थी किसने? सादत खान ने। तो 1765 में आसफ-उद-दौला, मतलब 1765 के बाद 1765 में तो शुजा-उद-दौला था, उसके बाद आसफ-उद-दौला आया। आसफ-उद-दौला ने 1775 में अपनी राजधानी लखनऊ कर दी। आयोग सीधा पूछता है कि राजधानी लखनऊ कौन लाया? कौन लाया? कौन लाया? कौन लाया? आसफ-उद-दौला लाया। इसने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। एक्चुअली मैं आई पर्सनली विजिट दिस प्लेस।
ठीक है, इसका निर्माण आसफुद्दौला ने कराया था। बहुत अच्छा है ये। इसके बारे में सबसे अच्छी बात पता क्या है कि इसका निर्माण 1784 में एक अकाल पड़ा था लखनऊ साइड, तो जनता को रोजगार देने की दृष्टि से राहत कार्य, मतलब भाई इनसे कुछ बनवा भी लो और इनको पैसे दे दो, क्योंकि उस वक्त अकाल पड़ा था। इसके विशाल मुख्य हाल की छत में एक भी पिलर नहीं है और सच में ये बहुत अच्छा है, आपको विजिट करना चाहिए। वहीं एक रूमी दरवाज़ा है, इसको भी मतलब वहीं है, बड़ा इमामबाड़ा के पास में ही है रूमी दरवाज़ा। इसका निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया, बहुत प्यारा लगता है रात के समय। यह तुर्की के एक दरवाजे की नकल है, इसे तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। रूमी दरवाज़ा तीनों लखनऊ में है। अब बात करते हैं आगे सादत अली खान और वाजिद अली शाह, पतन की कहानी। पतन की कहानी बात करते हैं सादत अली खान द्वितीय। अब 1801 में अवध पे कौन बैठा है? सादत अली खान बैठा है, आसफुद्दौला चला गया है ना। यह अवध का नवाब था। 1801 में लॉर्ड वेलजली 1801 में लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसके बदले उसे अपना आधा राज्य गोरखपुर दोआब अंग्रेजों को देना पड़ा। अब बस यहाँ से इसकी फील्डिंग सेट है। सादत अली खान गया द्वितीय। अब आता है वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब। अंतिम क्यों? क्योंकि इसके बाद अवध को विलय कर लिया गया था। वाजिद अली शाह यह अवध का अंतिम नवाब था। अवध का विलय 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप, मिस गवर्नेंस, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिसके कारण 1857 में अब इनकी वाजिद अली शाह की जो वाइफ है वो क्या कहते हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ाई भी करेगी। ठीक है, कहते हैं लखनऊ से बेगम एक आई थी ना, हम आगे पढ़ेंगे, तो वाजिद अली शाह की वाइफ ही थी। तो सादत अली खान द्वितीय, क्योंकि एक सादत अली खान पहले भी आ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने सादत खान पढ़ा, 1722 में अवध बना। फिर शुजाउद्दौला आया जिसने 1764 में युद्ध लड़ा। एक्चुअली इसके बाद सफदर जंग आया था, सफदर जंग के बाद शुजाउद्दौला आया था। शुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला जिसने राहत कार्य कराया, ये कराया लखनऊ में राजधानी कर दी, अयोध्या से हटाकर, मतलब फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद सादत अली खान द्वितीय आया जिसने सब्सिडी अलायंस साइन किया था। फिर उसके बाद वाजिद अली शाह आया जिसके शासनकाल में डलहौजी ने अवध को विलय कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। और यह कुशासन का आरोप जो इस पर लगा था, मिस गवर्नेंस का आरोप लगा था वाजिद अली शाह पे, ये किसकी रिपोर्ट पे लगा था? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर लगा था। ये पूछा जाता है तो इसको आप याद रखना। जेम्स आउटरम ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी न कोई संदेश, किसको? लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी से कहा, अरे भाई डलहौजी, ये वाजिद अली शाह ना ये वेस्ट गवर्नेंस कर रहा है। तो डलहौजी ने कहा, अरे रिपोर्ट भेजो। तो उसने रिपोर्ट भेजी। एक्चुअली कोई कहता है झूठी थी, कोई कहता है सच्ची थी, वैसे तो झूठी ही थी। तो इसका बहाना लेके, क्योंकि अंग्रेजों ने यही काम किया है, रिपोर्ट झूठी बनाई, कुछ भी किया। झांसी किया ना, झांसी की रानी दत्तक पुत्र के बेस पे उसको हड़प कर लिया। एक्चुअली ये डलहौजी आया ही इसी नीति के साथ था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला। तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर क्या किया, डलहौजी ने वाजिद अली शाह का जो अवध है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और जिसके कारण इनकी वाइफ जो है 1857 की क्रांति में कूद पड़ेगी। हम पढ़ेंगे। सर ये वाजिद अली शाह कला प्रेमी थे। हाँ, क्यों थे? इनको कथक नृत्य का बड़ा संरक्षक था। वह अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी तथा कविताएं लिखता था। आयोग पूछता है कि अख्तर पिया किसका उपनाम था? तो किसका उपनाम था? वाजिद अली शाह का उपनाम था। विलय के बाद अंग्रेजों ने इन्हें कलकत्ता निर्वासित कर दिया, जहां बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमारा डे 6 था। अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अवध का संस्थापक सादत खान बुरहान मुल्क, नादिर शाह के डर से आत्महत्या करी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 शुजाउद्दौला ने की। रॉबर्ट क्लाइव को 50 लाख का खजाना दिया। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ आसफुद्दौला ने की। आसफुद्दौला ने ही बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। और ठीक है, इसी ने लखनऊ को सांस्कृतिक केंद्र बनाया और अकाल राहत के लिए बिना खंभे की इमारत बनवाई थी, मैं बता चुका हूँ। अब आता है फिर सादत अली खान द्वितीय। इसने क्या किया था? वेलजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली 1801 में, और आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपना पड़ा।
फिर आता है वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब। इन्होंने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करवा दिया। 1866 में, सॉरी 1856 में कुशासन का आरोप लगा था जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर। जेम्स आउटरम कौन था? इसने ही विलय रिपोर्ट बनाई थी। ये एक ब्रिटिश क्या कहते हैं उसको, ऑफिसर था। डलहौजी ने इसी के आधार पर अवध को छीना था। और वाजिद अली शाह के बारे में एक और बात है, अख्तर पिया इसका उपनाम था और ठुमरी और कत्थक का बड़ा ये संरक्षक था। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमने अपना डे 6 भी कंप्लीट कर लिया है। आज डे 6 हुआ है, कल डे 60 भी होगा। देखना धीरे 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 करके हम ऐसे चले जाएंगे। 10-10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 90% आपका UPGK कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।